हेलो दोस्तों, तो विज्ञान का पेपर है 27 को कौन सा पेपर है? विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है, इनसे 100% 8-10 क्वेश्चन फंसेंगे इतने क्वेश्चन से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलो देखिए पहला क्या क्वेश्चन है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना होगा? अगर कोई विलयन लाल लिटमस को लाल कर देगा तो उसका पीएच जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उसका पीएच 10 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उसका जली विलयन कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी। कौन सा होता है? तो अम्लीय होता है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या उभयधर्मी? तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? 0, 1, 7 और 14। तो इसका पीएच मान 7 होता है। H2SO4 के जली विलयन का पीएच मान कितना होता है? जो H2SO4 होता है उसके जली विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। आगे देखो, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण? तो क्या है? विरंजक चूर्ण जो है वो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, क्या जल जो है उसे जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा होता है? विरंजक चूर्ण जल को जीवाणु रहित करता है। अगला है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, तो निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो क्या है? NaHSO4 अम्लीय लवण है। अगला है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? जो अम्लीय विलयन हमारा होता है उसका पीएच मान 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 0। तो 7 से कम। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है? क्या? दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, तो कमजोर अम्ल कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है HCl, गलत। HCN यही सही है। क्या? HCN क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका जली विलयन कैसा होता है? दुर्बल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, क्षारीय या उदासीन? तो इसका क्वेश्चन जो 10 नंबर है इसका सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन क्षारीय होता है। अगला है धावन सोडा। जो धावन सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O, NaHCO3, NaCl, NH4Cl। तो इसका रासायनिक नाम होता है Na2CO3 × 10H2O। अगला है किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन है। पीएच मान 3 होता है तो विलयन अम्लीय होता है। जब पीएच मान 3 हो तो विलयन अम्लीय होता है। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 13 नंबर। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। जो हल्दी होती है उसका रंग क्षारक के साथ पीला, नारंगी, भूरा लाल अपवर्तित रहता है। तो क्या होता है? भूरा लाल रहता है। धातु है। अब भूरा लाल ये देखो कैसे पता चलेगा? क्षारक के साथ हल्दी। हल्दी जो होती है, कभी देखा होगा आप लोगों ने मित्रों कि जो हल्दी होती है, हल्दी को जब हम निरमा के साथ में, डिटर्जेंट के साथ में धो देते हैं डिटर्जेंट से, तब देखा होगा कि हल्दी का रंग क्या हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। अगला है धातु है। Li लिथियम, Si सिलिकॉन, C कार्बन। तो इसमें से धातु कौन सी है?
तो ये बताना है। Li लिथियम क्या है, इसमें धातु है। अगला है अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है। अम्ल से जो क्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो क्या है? तो जिंक है, कापर है, प्लेटिनम है, आर्गन है, तो जिंक है। क्या? जिंक। अगला है कापर यानी तांबा का अयस्क है। कापर जो होता है तांबा का अयस्क है। क्या है? बॉक्साइड है, मेलेकाइट, कार्नेलाइट, सिडेराइड, तो क्या है? मेलेकाइट है। अगला क्या है? अधातु है। अधातु के पोटेशियम या फ्लोरीन, एल्यूमिनियम ये और यानी सोडियम। तो इसमें से तुमसे पूछा गया अधातु कौन सा है, तो फ्लोरीन क्या है? एक अधातु है, बाकी सब धातु हैं। कैल्कोसाइट अयस्क है। जो कैल्कोसाइट होता है वो कैसा अयस्क है? आयोडीन, आयरन, सोडियम या कापर। तो कैल्कोसाइट जो है वो कापर का सूत्र है, वो अयस्क है। पीतल है। पीतल जो है वो क्या है? उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है या विषमांगी मिश्रण है। तो क्या है? मिश्र धातु। पीतल जो है वो मिश्र धातु है। ठीक है। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 2, 3, 4, 6। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। अगला है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र CH4 C3H8 C4H10 C2H5। क्या होता है? C3H10। मनुष्य की लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य होता है उसके लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य का हृदय जो होता है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कोष्ठों की संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगला है पित्त रस का स्त्रावण कहाँ होता है? कि पित्त रस जो होता है वो कहाँ बनता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि पित्त रस तो पित्ताशय लगा देते हैं, लेकिन नहीं। पित्त रस कहाँ बनता, कहाँ का स्त्रावण होता है? कहाँ? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। मूत्र निर्माण होता है। जो मूत्र निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वक्र, यकृत, प्लीहा, हृदय। कहाँ होता है? वक्र में। ठीक है। तो ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? संक्षारण क्या है? क्या है? संक्षारण क्या है? तो क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज चल रही है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है, कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी के जब संपर्क में आ जाती है तो उसमें क्षरण होने लगता है। क्षरण का मतलब उसमें कमी होने लगती है उस धातु में, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना। जब लोहे जंग लगती है तो क्या होता है? लोहे में कमी होने लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है? विकृत गंधिका क्या है? विकृत गंधिका क्या है? तो क्या है? जब वसा तथा तेलीय खाद्य पदार्थ, जब वसा और तेलीय जो खाने वाले पदार्थ होते हैं को लंबे समय तक रखा जाता है, बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, तब ये अपचयित होकर दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। इनमें दुर्गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद बदल जाता है। अब जब दुर्गंध आने लगी, स्वाद भी बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे नमकीन, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखे रहने पर उसमें दुर्गंध आने लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया पर। जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया को से लवण व जल बनता है। क्या होता है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया क्या होता है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। यह अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो क्या है? एक क्षार है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्या है? एक अम्ल है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्या बन गया? लवण बन गया। तथा H2O जल अलग हो गया। ठीक,
एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। HNO3 क्या है, अम्ल है। KNO3 बना है, इससे रिएक्शन अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया, लवण बन गया, प्लस H2O जल अलग हो गया। अगला क्या क्वेश्चन है, स्थिरीकरण पद की व्याख्या कीजिए। जो स्थिरीकरण पद होता है उसकी व्याख्या करनी है। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ निर्जलीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, क्या कहलाती है, स्थिरीकरण कहलाती है। अभिक्रिया क्या है, CH3COOH प्लस C2H5OH अभिक्रिया कराई किसकी उपस्थिति में, हमने सांद्र H2SO4 और निर्जली कारक के रूप में, तो बना CH3COOC2H5 प्लस H2O। ठीक है, ये स्थिरीकरण हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। कब से, प्रत्येक वर्ष। तो इसके 2023 में भी आने के चांस बिल्कुल 100% नहीं, हम 1000% बोल सकते हैं। क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं, कितनी, कार्बन परमाणु में 4 संयोजकताएं होती हैं, चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्ण संतुष्ट होती हैं। हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं, अर्थात इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे CH4 और H3, CH4 होता है मैथेन, अगला है H3C और CH3। अब यहाँ पर अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात है तो एक CH4 ले रहे तो C, एक H ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कैसे, हाइड्रोजन की एक होती है, कार्बन की 4, तो चारों हाइड्रोजन के साथ मिल गई। अगला देखो क्या इसमें है, एक संतृप्त तो हो गया। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, देखो क्या है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती हैं। उसमें क्या था, संतृप्त कार्बन में कि पूर्णतः संतुष्ट होती हैं, इसमें संतुष्ट नहीं होती हैं। ठीक, बाकी सेम है, अर्थात इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विक या त्रिक से संयोजक बंध उपस्थित होता है। जैसे H2C डबल बॉन्ड देखो लगा यहाँ पर CH2, आगे इसका नाम क्या है, एथिलीन, आगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो पर और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हमारी जो सीरीज है और मैराथन है वो आपको पहुंच सके एग्ज़ाम से पहले। तो वीडियो अच्छा लग गया है आप लोगों को, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, आ गए हैं हम नए वीडियो के साथ, साइंस के नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वर्ष 2023 में आने ही आने हैं। तो इन्हें कृपया वीडियो को पूरा देखिए। क्या है, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। उसके बाद में आप वीडियो को पूरा देखने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आप लोगों को नए नए वीडियो मिलते रहें। तो देखिए, जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि पेपर नहीं हो जाता साइंस का। अगर नहीं फंसे तो वीडियो को, चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो क्या है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, क्या है, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता से क्या तात्पर्य है। जब व्यक्ति एक से अधिक रंगों की पहचान अथवा रंगों में भेद नहीं कर पाता है, यानी अधिक रंगों को पहचान नहीं पाता है, तो इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। आँख का दृष्टिदोष क्या है, जो आँख होती है उसका दृष्टिदोष हमारा क्या होता है,
कभी कभी आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब है कम हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उसके कारण क्या होता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे ही लेंस का दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो क्या होता है, इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, ये क्वेश्चन इस बार आए ही आएगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी क्या होता है, इससे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु जो होता है अनंतता पर ना होकर पास आ जाता है, ठीक है। आगे निकट दृष्टि दोष के कारण, एक किस कारण होता है? इसके दो कारण है। पहला है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। नेत्र लेंस के जो फोकस होता है उसकी वो पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। अगला है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है हमारा, वो इसी का भी क्या है, निवारण। अब निकट दृष्टि दोष के निवारण क्या है? इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ये कैसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं? किस लेंस का? इसमें ये पूछ लिया जाएगा, नहीं ये विस्तृत में लिखने के लिए आएगा तो ये पूछ लिया जाएगा। बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? निकट के लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा लेंस? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु एफ से आती प्रतीत हों। इससे किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु आर पर मिल जाती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अगला है विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या है? जब किसी चालक में क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा R के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। B/I बराबर नियतांक, B/I बराबर R। ये क्या है? विद्युत प्रतिरोध। R होता है, इसका मात्रक ओम होता है। पूछ लेगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो क्या होता है? ओम होता है। तो बी। हेलो दोस्तों, तो जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स पॉइंट 2M पर। तो देखिए, क्वेश्चन लेकर आए हैं, साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वर्ष आने ही आने हैं। इन्हें देख के जाइए, नहीं देखे तो पछताएंगे। जब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये क्वेश्चन ना फंसे तो बाद में आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, साइंस का पेपर नहीं हो जाता है जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? अब दूरदृष्टि दोष किस कारण होता है या किसे कहते हैं और इसका निवारण कैसे होता है, वो कहा गया दूरदृष्टि दोष। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर पर हो जाता है। दूरदृष्टि दोष के कारण कौन कौन से हैं? इस दोष के दो कारण हैं। कौन कौन से? पहला है नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगला है नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब इसके निवारण किस प्रकार होंगे? निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुविकल्पी में भी पूछ लेगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम या बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं
हाथ का अंगूठा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों परस्पर लंबवत रहें। देखो इस तरह से कुछ फैलाएंगे, ये देखो लंबवत, यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि अंगूठे के पास वाली उंगली, ये वाली उंगली जो तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी ये किसकी दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, तथा दूसरी उंगली मध्यमा जो है वो विद्युत धारा यानी ये वाली जो उंगली है वो विद्युत धारा आई की दिशा बताएगी। किसकी, आई की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, तो अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, बल की दिशा बताएगा। ठीक है, यानी ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा और ये अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। लिखिए, या दाएं हाथ का नियम क्या है। आप देखो बाएं हाथ दाएं हाथ से एक आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इन दोनों, ये बाएं हाथ और दाएं हाथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दाएं हाथ का नियम क्या है, इस प्रकार यदि दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें तथा यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अगर अंगूठे में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो अंगुलियों में बल रेखाओं में अंगुलियों के चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उससे क्या तात्पर्य है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इन क्वेश्चनों के लिए, इनसे आएगा ही आएगा। अगर इस वीडियो को आपने काट के देखा है, स्किप करके देखा है, तो पुनः पूरा वीडियो देखिएगा, इनसे क्वेश्चन फंसेंगे। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन हमारा कह रहा है पहला कि किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इस पर टिप्पणी देना है तुम्हें, किण्वन पर। किण्वन क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देखिए जाके। ठीक है, किण्वन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ अणुजीवों द्वारा मंद गति को अपघटित करते हैं, किण्वन कहलाती है। यानी मंद गति अपघटित हो जाती है, धीमी गति। जैसे क्या, शर्करा लिया हमने, उसके जल के साथ अपक्रिया कराई इन्वेस्टेड एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोस बना और फ्रक्टोस बना, ग्लूकोस और फ्रक्टोस। फिर हमने ग्लूकोस की अपक्रिया जाइमेस एंजाइम द्वारा कराई तो एथिल अल्कोहल के 2 अणु बने और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तुम्हें एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। ये 100% आता है, प्रत्येक वर्ष आता है, तो 2023 में भी इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। देखो क्या है, साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो साबुनीकरण क्या है, जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल को सोडियम लवण, यानी सोडियम लवण का मतलब होता है जिसे हम साबुन कहते हैं, तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। एक ग्लिसराइड एस्टर है, कौन सा, ये पूरा। ठीक, उसके बाद इसकी अभिक्रिया कराए किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ, तो हमारा ग्लिसरॉल बना है। एक ग्लिसरॉल का सूत्र है और साथ में साबुन अलग हो गया। क्या, साबुन का सूत्र है C17H35COO, यानी ये साबुन का सूत्र है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाए, तो देख के जाना ये सूत्र, ये क्वेश्चन विधिवत तरीका से तैयार करके जाना। आगे क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया में ग्लिसरॉल CH2OH COH C2HOH, यही जो सूत्र लिखा है सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। किसके रूप में, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्नेल के
अपवर्तन का नियम लिखिए। स्नेल के जो अपवर्तन का नियम है वो लिखना है, यानी स्नेल का नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण ज्या, यानी आपतन कोण की ज्या जो साइन कहलाता है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो साइन कहलाता है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, दो चीज़ें इसमें है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई हो, अपवर्तन कोण आर हो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।